प्रिय छात्रों, आज हम लोग इंग्लैंड के प्रमुख राजनीतिक विचारक तत्ववेत्ता हॉब्स के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करेंगे। वैसे तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय और शक्ति सिद्धांतों को चुनौती देने वाले सामाजिक समझौते के सिद्धांत का रिचर्ड हुकर ने 16वीं शताब्दी के अंत में प्रतिपादन किया था। फिर भी 1610 ईस्वी में अल-यूसियस और 1625 ईस्वी में ह्यूगो ग्रोसस ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया। फिर भी सामाजिक समझौते के प्रतिनिधि विचारक के रूप में हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। कालक्रम की दृष्टि से इसमें हॉब्स का स्थान सबसे पहले आता है। हॉब्स अपने समय की अराजकतापूर्ण एवं असामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी राजतंत्रीय व्यवस्था के समर्थन के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित मात्सवरी नामक नगर में 5 अप्रैल 1588 को एक पादरी परिवार में हुआ था। इस समय इंग्लैंड में स्पेनी आर्मडा से गृह युद्ध या युद्ध का भय सर्वत्र व्याप्त था। इस घटना का उसके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि हॉब्स इस युद्ध के भय से कभी भी मुक्त नहीं हो सका। हॉब्स के मस्तिष्क पर निम्नलिखित परिस्थितियों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जिसने उसके राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। हॉब्स के समय इंग्लैंड की राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। तत्कालीन राजा चार्ल्स प्रथम की राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण संसद के बीच संघर्ष छिड़ गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर हिंसा, रक्तपात हो रहा था। हॉब्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही शांति की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ ही साथ हॉब्स के विचारों के ऊपर गैलीलियो, केल्पर, डेकार्ट और यूक्लिड जैसे वैज्ञानिकों का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। और इस प्रभाव के कारण हॉब्स ने मानव स्वभाव को एक अणु के समान माना, जो निरंतर गतिशील रहता है और एक दूसरे से आपस में टकराता है। इसके साथ ही साथ हॉब्स के
राजनीतिक विचारों पर अनेक विरोधी विचारधाराओं का प्रभाव भी दिखाई देता है। ये विरोधी विचारधाराएं राजा के समर्थकों, संसद के समर्थकों तथा कुछ विद्वानों और धर्मांध एवं प्रजातंत्र के समर्थकों की थी। इन सब परिस्थितियों और विचारों ने हाब्स के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। जहाँ तक हाब्स की रचनाओं का प्रश्न है, इनमें निम्नलिखित के नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे डी.सी. वे, दूसरी पुस्तक कानून के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, यह 1650 ईस्वी में लिखी गई। हाब्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी लेवियाथन, जो 1651 ईस्वी में लिखी गई। इसके अलावा डी कारपोर व डी होमाइन तथा गृह युद्ध पर एक वार्ता, अ डायलॉग ऑन द सिविल वॉर, इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाब्स अपने राजनीतिक समाज का विश्लेषण सर्वप्रथम मानव स्वभाव से प्रारंभ करता है। हाब्स ने मानव स्वभाव का वर्णन अपनी पुस्तक डी कारपोर और लेवियाथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों में किया है। हाब्स ने मानव स्वभाव का वर्णन एक स्वार्थी एवं भयग्रस्त प्राणी के रूप में किया है, जिसका उद्देश्य अपने यश में वृद्धि करना है। हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे अहम भावना, अहंकार की भावना, ईगो, स्वार्थ की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस तथा आत्मरक्षा की भावना, सेल्फ प्रिजर्वेशन। हाब्स के अनुसार इच्छा एवं अनिच्छा, आकर्षण एवं विकर्षण, सुख एवं दुख, ये सब मानव स्वभाव की महत्वपूर्ण अंग हैं। क्योंकि हाब्स ने सुख और दुख की भावना को मानव स्वभाव से जोड़कर देखा है, उसकी इस विचार के कारण हाब्स को उपयोगितावादी दर्शन का मूल प्रणेता भी कुछ दृष्टियों से कहा जाता है। हाब्स के अनुसार मनुष्य में अनेक अभिलाषाएं होती हैं और मनुष्य की ये इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। हाब्स ने माना कि प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से
इतना समान बनाया है कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। हॉब्स ने मनुष्यों में पारस्परिक संघर्ष के 3 प्रमुख कारण माने हैं। नंबर 1, स्पर्धा, कंपटीशन। नंबर 2, यश, ग्लोरी, ख्याति। नंबर 3, भय, फियर। हॉब्स का यह मत था कि मनुष्यों में पारस्परिक जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं संघर्ष का कारण न होकर शांति और सामंजस्य की स्थापना में भी योगदान देती हैं। और इन सभी इच्छाओं में हॉब्स ने विवेक को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हॉब्स ने माना कि जब संघर्ष की पराकाष्ठा होती है तो व्यक्ति में विवेक जागृत होता है, जो इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अशांति और संघर्ष से शांति का मार्ग अधिक उत्तम होता है। हॉब्स ने अपने विचारों में प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया है। हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में निवास करता था और यह प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी जहाँ न राज्य था और न समाज। हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वो किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, बल्कि वह मानव स्वभाव पर आधारित है। इस प्राकृतिक अवस्था में निरंतर भय एवं हिंसात्मक मृत्यु का भय बना रहता था। द लाइफ ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ नेचर was solitary, poor, nasty, brutish and sad. हॉब्स के अनुसार इस अवस्था में उचित और अनुचित का कोई विचार नहीं था। यह प्राकृतिक अवस्था पूर्ण रूपेण अराजकता की अवस्था थी और इसमें रहने वाले मनुष्य का जीवन अत्यंत कष्टमय था। हॉब्स के अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था की कई विशेषताएं थी, जैसे इस प्राकृतिक अवस्था में
नैतिकता का पूर्ण रूपेण अभाव था। न्याय और अन्याय जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। सत्य और असत्य का विश्लेषण करने की कोई चीज नहीं थी। साथ ही साथ निजी संपत्ति का अभाव था और मानव अधीनता भी नहीं थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्वामी नहीं था, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर अपना स्वामी था। हब्स ने इस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते समय इस प्राकृतिक अवस्था के एक सकारात्मक पक्ष की ओर भी वर्णन किया है कि इसके कुछ प्राकृतिक नियम थे। राज्य के द्वारा नियमित तो नियम नहीं थे, क्योंकि राज्य जैसी संस्था थी ही नहीं, लेकिन कुछ प्राकृतिक नियम थे। हब्स के अनुसार विवेक शांति के नियमों का सुझाव देता है और इनके आधार पर मनुष्य अशांति से मुक्ति पाने के लिए समझौते की ओर अग्रसर होता है। जिन नियमों से प्रेरित होकर के व्यक्ति सामाजिक समझौते की ओर बढ़ता है, अशांति और संघर्ष के विचार का परित्याग करता है, इन नियमों को हब्स ने प्राकृतिक नियम माना है। हब्स ने लेवियाथन और डी सीवे में इन प्राकृतिक नियमों की परिभाषा की है। प्राकृतिक नियम एक उपदेश या सामान्य नियम है जो विवेक पर आधारित है और जिनके अनुसार मनुष्य जीवन का अंत करने वाली वस्तुओं का मनुष्य परित्याग करता है तथा जीवन जीने वाली वस्तुओं को अपने में आत्मसात करता है। हब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन और डी सीवे में इन प्राकृतिक नियमों का अत्यंत बृहद रूप से वर्णन किया है और विशेषकर 19 प्राकृतिक नियमों का उल्लेख किया है। इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित के नाम या निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे
शांति, आत्मरक्षा, समझौते का पालन, कृतज्ञता, सामंजस्य, पश्चाताप, अतीत की बुराइयों का विस्मरण, मान भूलना, और अच्छाइयों को याद करना, दूसरों के प्रति घृणा की भावना को छोड़ना, दूसरे मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से अपने समान मानना,